चलिए बातें नहीं। तो कल ब्लड के बारे में बहुत सारी चीजें देखी, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं उसको। ब्लड, रक्त, इसके और भी कई नाम हैं, रुधिर, लहू उर्दू में। तो इसके अध्ययन को क्या बोले थे? सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। उसके बाद आगे हम देखे थे कि ब्लड है क्या। तो ब्लड एक प्रकार का क्या है? विलियन, कोलाइडी विलियन। विलियन जिसमें विलेय भी होगा और विलायक भी होगा। विलायक में विलेय घुला होगा। तो विलायक और विलेय किस प्रकार का विलियन है? कोलाइडी विलियन। कोलाइडी विलियन का मतलब ये होता है कि कोलाइडी विलियन से हम उसके विलेय पदार्थ को छान कर अलग कर सकते हैं। मतलब जो विलेय पदार्थ है उसके कण थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए वो अलग किए जा सकते हैं छान कर। तो सेम किसके लिए होगा? ब्लड के लिए, है ना, कि ब्लड में जो भी विलायक है, जो भी विलेय है, उनको विलायक से अलग किया जा सकता है। इसके बाद फिर हम देखें कि इसको किस प्रकार का ऊतक बोलते हैं? ब्लड को संयोजी ऊतक, कनेक्टिंग टिश्यू, क्योंकि ये एक अंग को दूसरे अंग से कनेक्ट करके रखता है। यही तो परिवहन का काम करता है, परिसंचरण तंत्र का प्रमुख जो अंग है। इसके बाद देखे थे कि ब्लड की मात्रा हमारे शरीर के अंदर कितनी होती है? 5.5 लीटर मेल में और फीमेल में 5 लीटर ओवरऑल। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखे थे कि इसका पीएच मान कितना होता है। तो पीएच मान कितना होता है? 7.4। इसका मतलब ये क्या हो गया? क्षारीय। फिर इसका निर्माण देखे थे, जो पहले भी देखते आए हैं जब हम हड्डियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो रक्त का निर्माण होता है किसमें? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। अस्थियों के बीच जो पोली जगह होती है जिसमें धागेनुमा संरचना पाई जाती है, वहां इसका निर्माण होता है। लेकिन जो गर्भस्थ शिशु है उसमें लीवर के बीसोडर्म में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या देखे थे? संग्रहण कहाँ पे होता है? स्टोर कहाँ पे होता है? तो कहाँ पे स्टोर होता है? स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली, जो उदर गुहा के पास होता है ना, मतलब पेट के एक साइड में होता है स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली, जहां पे ये स्टोर होता है। इसलिए स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली को और क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक, क्योंकि वहीं पे वो स्टोर है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक। और इसी स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली में आरबीसी भी जाके, आरबीसी की डेड बॉडी यहाँ स्टोर होती है, स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली में। इसलिए हम इसको आरबीसी की कब्र भी बोलते हैं। किसको? वो आज भी पढ़ेंगे अभी, स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली को, है ना। इसके बाद और क्या देखे थे इसके बारे में? हाँ, हीमोग्लोबिन, है ना। तो हीमोग्लोबिन और कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि आप ज्यादा अगर इसकी मात्रा हुई, कोलेस्ट्रॉल मतलब चिकनाई, वसा, इसको इंग्लिश में फैट बोलते हैं। तो अगर इसकी मात्रा ज्यादा हुई तो वो हार्ट में क्या हो जाएगा? जम जाएगा। फिर हार्ट के फंक्शन को वो ब्रेक कर देगा, जिससे हार्ट अटैक आने की संभावना है। तो इसको जो लेवल है वो हम देखे थे कितना? 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखे थे हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन वैसे तो अभी और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन कल रफली इसका जो रेंज देखे थे वो ग्राम में, महिलाओं में 10 से 14 ग्राम लगभग, है ना, 10 से 14 ग्राम, ठीक है, प्रति 10 से 14 ग्राम प्रति 10 से 14 ग्राम प्रति डेसी लीटर। और मेल में क्या होगा? क्या बोले? नहीं, मैं दोनों में बताया था। मेल में 14 से 18 अप्रॉक्स, है ना, वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, लेकिन लगभग जो हम माने तो फीमेल में, एक बार फिर सुन लो, कल मिस हो गया होगा, तो फीमेल में 10 से 14, 10 to 14 ग्राम पर डेसी लीटर। कभी जब रिपोर्ट आती है तो उसको ध्यान से देखिएगा। उसमें क्या होता है कि एक कॉलम, पहले तो फर्स्ट कॉलम में रहेगा कि वो किस चीज को मेजर किया है, फिर सेकंड कॉलम में रहेगा कि एवरेज क्या है, क्या होना चाहिए, और फिर थर्ड कॉलम में रहेगा कि आपके रिपोर्ट में आपका क्या आया है। जैसे सेकंड कॉलम में रहेगा कि फॉर फीमेल 10 से 14 ग्राम होना चाहिए। मान लो आपकी रिपोर्ट में आया है 9 ग्राम, इसका मतलब आप वहां से, है ना, आकलन कर सकते हैं कि आपके में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या है? कम है, जितनी होनी चाहिए उससे क्या है? कम है। तो खुद रिपोर्ट को जज करना सीखो। जरूरी नहीं है कि आप उसको डॉक्टर के पास ही ले जाएं, क्योंकि उसमें सारा पैरामीटर दिया होता है कि इतना होना चाहिए एक कॉलम में, और दूसरे कॉलम में होगा कि इतना है आपका, तो आप वहां से मैच कर सकते हैं ना, कितना होना चाहिए और आपके में कितना है, कम है या ज्यादा है। ठीक है। तो इसको देखे थे हीमोग्लोबिन को, फीमेल में 10 से 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, और उसके बाद मेल में कितना? 14 से 18 ग्राम प्रति डेसीलीटर।
इसके बाद फिर हम ये देखे थे कि रक्त के परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम में रक्त का मेन इसमें काम है। इसकी खोज या इसकी जानकारी किसने दी? विलियम हार्वे ने दी, है ना। उसके बाद फिर हम देखे थे कि रक्त क्या क्या कार्य करता है। तो सबसे पहला था ताप का नियंत्रण करता है। जब ये मूव करते रहता है, सर्कुलेट होता है शरीर में, तो उससे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर ये परिवहन का कार्य करता है। क्या क्या परिवहन करता है? पोषक पदार्थों का, जो भी मिनरल्स आपके शरीर में होंगे उसको एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाएगा। गैसों का परिवहन करेगा। गैसों में किसका परिवहन? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। उसके बाद फिर क्या देखे थे? उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करेगा। उत्सर्जन नहीं करेगा, केवल उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करेगा। किडनी तक ले जाके छोड़ देगा। उसके बाद वो किडनी का काम है, उसको कैसे बाहर करता है, कैसे छानता है। तो ये देखे थे। इसके बाद फिर हम पढ़ना स्टार्ट किए थे क्या कि रक्त के कंपोजिशन के बारे में, रक्त के घटकों के बारे में। तो रक्त के घटक में हम क्या देखे थे? प्लाज्मा, जो किसका कार्य करेगा? विलायक का। ये विलायक है। और विलेय जो भी होंगे उसको रुधिराणु बोलेंगे। रुधिर में जो भी अणु मिले होंगे उनको रुधिराणु। कॉर्पसल्स, स्पेलिंग देख लेना गलत होगा तो ठीक है, मे बी कुछ गलत हो सकता है, पसल्स, ठीक है, बता देना मेरे को, है ना। रुधिराणु, कॉर्पसल्स बोलेंगे इसको। इसका जो हिस्सा है वो 60% और इसका हिस्सा कितना हो जाएगा? 40%। अब ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा किन से मिलकर बनता है? फाइब्रिनोजिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस सीरम बराबर क्या? प्लाज्मा। तो अगर हम अपने ब्लड से फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन हटा दें तो केवल क्या बचेगा? सीरम। और सीरम का काम किस लिए उपयोग किया जाता है? बीमारियों की खोज के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। बीमारियों का पता लगता है सीरम से। इसलिए जब आपका ब्लड निकालते हैं तो वो ब्लड में से बहुत सारा ब्लड इसलिए निकालते हैं क्योंकि उसमें से ये फाइब्रोनोजिन, ये तो ये सब भी हट जाएगा। 40% हिस्सा ऐसे ही हट गया, बचा 60%। उसमें से भी फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन को हटाना है। तो ये थोड़ा सा जो हिस्सा बचेगा सीरम, वो आपके बीमारियों की जांच में काम आएगा। इसलिए ज्यादा मात्रा में ब्लड लिया जाता है। तो ये हो गया, आप इसके बारे में देखे थे। उसके बाद फिर रुधिराणु में हम क्या देख रहे थे डिटेल में कि रुधिराणु में क्या क्या शामिल होगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन तीनों के बारे में डिटेल में देखना है। आरबीसी के बारे में कुछ देखे थे कल, आज इसको थोड़ा और डीप में देखते हैं, है ना। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। आगे किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। चलिए पहले तीनों के कॉमन चीजों को देख लेते हैं। जैसे कि आरबीसी है आपका। आरबीसी हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? चलिए इंग्लिश में पहले इसका फुल फॉर्म लिख लेते हैं। रेड ब्लड कॉर्पसल्स, लाल रक्त कणिकाएं या रुधिर कणिकाएं। और इसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट, ठीक है। फिर सेकंड है आपका WBC, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको हम क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट। और थर्ड आपका आएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हिंदी में बिंबाणु कहते हैं और इसको वैज्ञानिक भाषा में क्या बोला था मैं? ये इतना हो गया। इसके बाद देखिएगा, आवाज नहीं, थोड़ा धीमा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इसके बाद फिर हम देखे थे इनकी संख्या, मात्रा के बारे में देखे थे। तो ये कितना होता है? 50 लाख। आरबीसी 50 लाख, डब्ल्यूबीसी कितना? 10,000 और प्लेटलेट्स कितना? 2 लाख।
अब यहां से आपको ये पता चल जाएगा कि देखो 50 लाख, 10,000, 2 लाख, सबसे ज्यादा मात्रा अगर हम केवल रुधिराणु की बात करें, अभी हम रुधिराणु के बारे में पढ़ रहे हैं, रुधिराणु कॉर्पसल्स, है ना। इसका मतलब जो सेकेंड पोर्शन है ब्लड का, है ना, जो सॉलिड पोर्शन है उसके बारे में पढ़ रहे हैं या विलेय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर वो ओवरऑल ब्लड के बारे में पूछता है कि रक्त में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है, तो प्लाज्मा रक्त में, है ना, रक्त में पूछता है तो क्या आएगा, प्लाज्मा। लेकिन अगर वो ये बोलता है कि कॉर्पसल्स में या रुधिराणु में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है, तो साफ साफ है जो 50 लाख है ना, और वो लगभग 95% एरिया है, 95% है किसका, रुधिराणु का 95% केवल क्या है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स है। ये तो बहुत कम है इसकी अपेक्षा में। WBC केवल कितना, 10,000, और प्लेटलेट्स कितना, 2 लाख। अब इसके बाद फिर मैं शायद आपको बताया था या नहीं, आज बता देता हूं कि इनका जो लाइफ टाइम है वो कितने, मतलब कितने दिन तक जीवित रहते हैं। जैसे आरबीसी कितने दिन तक जीवित रहता है, 120 दिन। आरबीसी एक प्रकार की कोशिका है, तो वो कितने दिन तक जीवित रहेगी, 120 दिन तक। डब्ल्यूबीसी कितने दिन तक जीवित रहेगा, 4 दिन तक। और प्लेटलेट्स कितने दिन तक जीवित रहेगा, 7 दिन। इसका मतलब आरबीसी 120 दिन के बाद मर जाएगा, चल रहा है। आरबीसी 120 दिन के बाद मर जाएगा, कोशिका है, मर जाएगी। डब्ल्यूबीसी 4 दिन के बाद मर जाएगा, और प्लेटलेट 7 दिन के बाद मर जाएगा, है ना। तो अभी इनकी डेड बॉडी है उनका क्या होगा, तो मैं इसके बारे में आप लोग को बताया था कि जैसे कोई भी कोशिका है, जैसे ये डब्ल्यूबीसी है या प्लेटलेट्स है ना, तो इसमें क्या पाया जाता है, कोशिका के अंदर में, जैसे ये डब्ल्यूबीसी की कोशिका है, तो इसके अंदर में क्या पाया जाता है, लाइसोसोम। बहुत सारी चीजें होती है, केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन इनमें क्या होता है, लाइसोसोम। तो जब ये कोशिका मर जाएगी, डब्ल्यूबीसी नाम लिख देता हूं यहाँ पे, डब्ल्यूबीसी, जब ये कोशिका मर जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी, तो क्या होगा कि ये जो लाइसोसोम है, जो एक झिल्ली में उसके अंदर लिक्विड पैक है, वो लाइसोसोम की झिल्ली क्या हो जाएगी, फट जाएगी। लाइसोसोम की झिल्ली फट जाएगी तो वहां से बहुत जो लिक्विड निकलेगा वो पूरी इस कोशिका को क्या कर देगा, गला देगा या पचा देगा। तो डेड बॉडी क्या हो गई, खत्म, डीकम्पोज हो गई। जैसे ह्यूमन बॉडी या अदर जो जीव जंतु है उनकी बॉडी के साथ होता है कि अगर उनको खुले में छोड़ दो, अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव आते हैं और उनको क्या करते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं और फिर से उसको मिट्टी में बदल देते हैं। तो सेम उसी तरीके से ये जो डेड बॉडी है डब्ल्यूबीसी की, लाइसोसोम फटेगा और ये जो डेड बॉडी है उसकी उसको गला देगा, पचा देगा, तो उसकी डेड बॉडी गायब। सेम किसके साथ होगा, प्लेटलेट्स के साथ भी होगा। प्लेटलेट्स की भी जब मृत्यु होगी तो इसके भी अंदर में क्या है, लाइसोसोम, तो वो लाइसोसोम फट जाएगा। लाइसोसोम जिसको बोलते हैं आत्महत्या का थैला या सुसाइड बैग, वो फट जाएगा और ये इसकी पूरी बॉडी को क्या कर लेगा, पचा लेगा। लेकिन बेचारे आरबीसी के पास नहीं है, ये है आरबीसी, तो आरबीसी के पास क्या नहीं है, लाइसोसोम। तो वो मर तो गया लेकिन उसकी डेड बॉडी ब्लड में घूम रही है ना। तो अब वो ब्लड में घूम रही है डेड बॉडी, तो धीरे धीरे 120 दिन बाद मरते जाते हैं तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो वो जाके कहां पे स्टोर हो जाती है, स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली में। तो ये जो डेड बॉडी है इसकी, वो कहां जाके स्टोर हो जाएगी, प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली में। इसलिए प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली को क्या बोलते हैं, आरबीसी की कब्र कहा जाता है। इतना हम देख लिए थे। अब इसके आगे देखते हैं, नोट करना है कुछ, ये तो सब कर लिए थे ना। इसके बाद आगे देखते हैं आरबीसी की साइज के बारे में देखते हैं। आरबीसी का साइज भी देखेंगे, डब्ल्यूबीसी का भी देखेंगे और प्लेटलेट्स का भी, है ना। तो इधर ध्यान दीजिएगा, आरबीसी का जो साइज होता है वो गोल होता है। कैसा होता है, गोल, लेकिन वो बीच में थोड़ा चपटा होता है ना। जैसे कि आप रोटी बनाए तो रोटी के लिए पहले लोई बनाते हैं, लोई बनाते हैं, वो जो लोई बीच में, ये लोई थोड़ा इस तरीके का होगा आपका, ये ऐसा होगा लोई, है ना, जो उभार होगा बीच में। लेकिन अगर आप किसी को दबा दें यहां पे, ये कुछ ऐसा बालूशाही जैसा, छेद नहीं होगा उसमें, लेकिन अगर इसको आप प्रेस कर दें तो अब ये शेप किसका बन जाएगा, आरबीसी का। तो आरबीसी का आकार गोल होता है लेकिन बीच में वो क्या होता है, चपटा होता है। एक ये बात हो गई। फिर हम आगे इसको देखेंगे कि आरबीसी, जैसे आप आदमी जमीन से ऊपर जाते जाए तो आरबीसी का आकार बढ़ता है। कैसा होता है, बढ़ता है, आरबीसी का आकार बढ़ता है। ये उतना डीप हो गया ज्यादा तो नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन आरबीसी का आकार क्या होता है, गोल होता है। और सुने हैं कहीं सिकलिन जिसको बीमारी होती है उसमें आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है, हंसिए के आकार का हो जाता है। ये ऐसा आपका
जैसे वो चांद होता है ना, ईद का चांद, तो ये कुछ इस तरीके से। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में उसका शेप है वो कैसा होता है, गोल होता है, लेकिन वो बीच में थोड़ा दबा हुआ होता है ना। लेकिन जिसको सिक्लीन हो गया या सिक्लीन जिसको है, तो उसके आरबीसी का आकार कैसा हो जाएगा, हंसी आकार का, वो पूरा गोल नहीं रहेगा। और इसका एक फायदा भी होता है, मलेरिया के जो परजीवी होते हैं वो आरबीसी में रहते हैं, और चूंकि ये हंसी का आकार का हो जाता है और ये कंप्लीट नहीं हो पाता सर्कल, इसलिए मलेरिया का परजीवी इसमें नहीं रह पाता। जिसको सिक्लीन है, तो सिक्लीन है उसको क्या नहीं होगा ऐसा नॉर्मली मलेरिया, ठीक है, क्योंकि उसको पूरा वो सर्कल उसका कंप्लीट नहीं हो पाता वहां पे। तो ये हो गया किसके बारे में, आरबीसी के आकार के बारे में। इतना नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इधर देखिएगा। तो ये नई चीज में क्या होता है कि आरबीसी का शेप जो होता है गोल होता है, बीच में थोड़ा चपटा होता है, लेकिन जिसको सिक्लीन होता है उसमें आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है, हंसिए के आकार का हो जाता है। इसके बाद आगे हम इसमें देखेंगे एक और चीज जो मैं पहले भी बता चुका था कि ठीक है, आरबीसी में एक चीज नहीं पाई जाती आरबीसी की कोशिका में, वो लाइसोसोम है ना। लाइसोसोम के कारण ये पचता नहीं है खुद से, इसलिए कहां जाके स्टोर हो जाता है, स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली में। इसके बाद एक चीज और बताया था मैं कि आरबीसी में और क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता, है ना। तो आरबीसी में क्या नहीं पाया जाएगा, केंद्रक। तो जैसे ये कोई भी कोशिका है तो उसके अगर केंद्रक है अंदर में, और इसी केंद्रक में क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो चूंकि जो आपके आरबीसी की कोशिका है उसमें केंद्रक ही नहीं है, गायब है, तो डीएनए भी नहीं होगा और आरएनए भी नहीं होगा। तो आरबीसी की कोशिका से हम किसका पता नहीं लगा सकते, डीएनए या आरएनए का पता नहीं लगा सकते। ये हो गया। इसके बाद फिर देखेंगे कि इस पे बेस्ड एक बीमारी, ये भी मैं बता चुका था, है ना। इसके बाद जो बता रहा हूं उसको सुनिएगा। आरबीसी की कमी से, है ना, एक बीमारी होती है जिसको क्या बोलते हैं, एनीमिया, या इसको शुद्ध हिंदी में बोलेंगे रक्त अल्पता। रक्त मतलब खून, अल्पता मतलब उसकी कमी। तो ये बीमारी कैसे होती है और इसका दूरगामी इफेक्ट क्या होता है वो मैं अभी आप लोग को बताता हूं। तो बीमारी का नाम रक्त अल्पता नाम से स्पष्ट है, या इसको क्या बोलते हैं, एनीमिया। बातें नहीं, तो ये एनीमिया या रक्त अल्पता। तो इसमें क्या होता है कि आपके ब्लड के अंदर में क्या होता है, आरबीसी। आरबीसी किससे मिलकर बना होता है, हीमोग्लोबिन, जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन किससे बनता है, आयरन से। अब यदि आपके शरीर में आयरन की कमी हुई तो हीमोग्लोबिन का निर्माण अच्छे से नहीं हो पाएगा पर्याप्त मात्रा में, तो आरबीसी का निर्माण अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो ब्लड का निर्माण नहीं हो पाएगा अच्छे से पर्याप्त मात्रा में। तो पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, रक्त अल्पता या एनीमिया। अब इसका नुकसान भी मैं आप लोग को बताया था कि ब्लड का निर्माण पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता या हीमोग्लोबिन आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो क्या होता है कि जैसे ये आपका हार्ट है, ये फेफड़ा है और यहाँ पे कोई कोशिका है, तो ये जो ब्लड वेसल्स आई हुई है ये डायरेक्शन में पहले हार्ट में आएगा, हार्ट से फिर किस में जाएगा, कोशिका में, फिर कोशिका से किस में जाएगा, हार्ट में, और हार्ट से फिर किस में आएगा, आपके फेफड़े में। अब देखिए कि ये ब्लड हम सांस लेते हैं तो न केवल ऑक्सीजन बल्कि सारी गैसों को हम अंदर लेते हैं, है ना। उसमें आपका नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और अन्य गैसें भी है। लेकिन ब्लड में, आपके ब्लड में जो Hb है वो अपने साथ केवल किसको जोड़ लेता है, O2 को, ऑक्सीजन को जोड़ लिया, चिपका लिया। हीमोग्लोबिन हो गया चुंबक और ऑक्सीजन हो गया लोहा, तो ये ऑक्सीजन को पकड़ लिया। अब ये इसको लेके आएगा, रक्त में है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जोड़ लिया अपने साथ ऑक्सीजन को, लेके आएगा किसमें, हार्ट में लेके आएगा। फिर हार्ट से फिर ये इसको कहां ले जाएगा, कोशिकाओं तक ले जाएगा। अब कोशिका में क्या होता है, खाना बनता है, कोशिका है ये, तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्जा का, क्या कोशिका की रसोई भी बोलते हैं। यहाँ ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, खाना बनाया जाता है, इसलिए ये कोशिका का ऊर्जा घर। अभी H2O2 आया, अब जब यहाँ खाना बनाना रहेगा तो ये Hb से O2 अलग हो जाएगा और O2 से फिर खाना बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और जब खाना बनेगा तो रिलीज क्या होगा, CO2। अब ये Hb किसको पकड़ लेगा, CO2 को।
तो अब ये हो गया HbCO2। तो जब ये HbO2 था तो ये शुद्ध रक्त था जिसका कलर क्या था, लाल था, तो हम इसको शुद्ध बोल रहे थे क्योंकि वो हमारे काम की चीज है। अब ये काम का नहीं है तो ये रक्त क्या हो गया, अब अशुद्ध हो गया और इसका कलर कैसा हो गया, नीला हो गया। अब इस ब्लड को जिसमें HbCO2 है वो कहा जाएगा, आपके हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट से किसके पास जाएगा, फेफड़े के पास, HbCO2। अब हीमोग्लोबिन इस CO2 को फिर से यहां पे छोड़ देगा और उसकी जगह में क्या पकड़ेगा, ऑक्सीजन पकड़ेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर श्वसन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इसीलिए जब आपकी नाक से सांस बाहर निकलती है तो वो थोड़ी गर्म होती है क्योंकि उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कि कहां से बना हुआ है, जब यहाँ पे भोजन बनाया गया कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना, तो वो CO2 रिलीज हुआ है तो वो थोड़ा क्या होता है, गर्म होता है। इसलिए जब आप बाहर सांस निकालते हैं तो वो भी क्या होता है, गर्म होता है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, थोड़ी अधिक होती है ना, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तब तो जो बाहरी वातावरण में जो कंपोजिशन है वही रहता है, लेकिन जब बाहर छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन ले लिए हैं और उसकी जगह में किसको रिप्लेस कर दिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो बाहर गैस रिलीज करेंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। इतना हम देखे थे। अब यहीं पे अगर आपके पास हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी शरीर में तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, है ना, किसको नहीं मिल पाएगा, कोशिका को। ये आखिर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके कहां तक जाता है, कोशिका तक। तो पर्याप्त मात्रा में कोशिका को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा, और जब पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं बनेगा तो पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी, और पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलेगी तो ये अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा, कार्य नहीं कर पाएगा। कौन, कोशिका अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगी, है ना। तो इससे आपके शरीर के हर अंग की कोशिका में कमजोरी आएगी या वीकनेस आएगी, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये इसका रिजल्ट है। रक्त अल्पता एक बीमारी है जिसमें रक्त की कमी हो जाती है, और उसका रिजल्ट किस रूप में मिलेगा आपको, कि शरीर के अंग आपके अच्छे से काम नहीं करेंगे या शरीर के अंगों में पीड़ा होगी, दर्द होगा। अब यही जो रक्त अल्पता है यदि पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहे, मतलब ये रक्त अल्पता क्यों होगा, ये क्यों नहीं बन पाएगा हीमोग्लोबिन, ये आयरन क्यों नहीं मिल पाएगा, आरबीसी क्यों नहीं बन पाएगा, ब्लड अच्छे से क्यों नहीं बन पाएगा, यदि पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में आपको खाने की चीजों में नहीं मिल रहा है, पर्याप्त रूप से खाना नहीं मिल रहा है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो ऐसी जातियां है ना जिनको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाया, पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल पाया, तो ऐसे में ये जो रक्त अल्पता है एक पीढ़ी में हुई, खून की कमी, उसके आने वाली पीढ़ी को भी पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिला, उसमें भी रक्त अल्पता हुई, फिर उसके बाद वाली पीढ़ी में भी, तो कई पीढ़ियों से चलते आया, तो अब वो जेनेटिक हो गया, उसकी जीन में शामिल हो गया रक्त अल्पता। अब मान लो नेक्स्ट वाली पीढ़ी को पर्याप्त खाना भी दोगे ना, तब भी उसके जीन में आ गया है रक्त की अल्पता, उसके ब्लड में आ गया है, उसके जीन में आ गया है कि उसके अंदर खून की क्या रहेगी, कमी। अब चाहे उसको कितना भी अच्छा पोषक तत्व दे दो, और इसी बीमारी को क्या बोलते हैं, सिकली। अगर रक्त की अल्पता या एनीमिया पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहे कई पीढ़ियों तक, तो उसके जीन में परिवर्तन हो जाता है। हम देखिए आनुवांशिक परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक उद विकास और एक होता है उद परिवर्तन। उद विकास जो पीढ़ी दर पीढ़ी कई सालों में हो, सैकड़ों सालों में हो, उद विकास, और जो परिवर्तन अचानक से हो उसको हम क्या बोलते हैं, उद परिवर्तन। तो ये उद विकास, अब विकास की बजाय ये उल्टा है, ठीक है, लेकिन ये उसी श्रेणी में आएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिवर्तन हुआ है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन हुआ, अब परमानेंट आदमी में क्या हो जाएगी, रक्त की अल्पता हो जाएगी। तो ये बीमारी उन्हीं में मिलती है जो पीढ़ियों से जो पिछड़े रहे हैं, जिनको पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिला है। तो जो जैसे कि अगर हम हिंदू धर्म के बारे में बात करें तो जो ब्राह्मण वर्ग या क्षत्रिय वर्ग से आएंगे, लगभग उनको हर शताब्दी में उनको उनकी स्थिति अच्छी रही है, समाज में पर्याप्त खाने पीने की चीजें उनको उपलब्ध थी, पोषण पर्याप्त मिलता था, तो उनमें ये बीमारी नहीं मिलती। ये बीमारी किनमें मिलेगी, जो पिछड़ी जनजाति है, जैसे कि आप ओबीसी वर्ग की कैटेगरी है, जैसे साहू कुर्मी, तो उनमें मिलेगा क्योंकि उनमें पोषक तत्वों की क्या रही, कमी, और वो भी कई पीढ़ियों से रही, तो अब वो बीमारी के रूप में आ गया, सिकली। अब इसका इलाज क्या है, तो इलाज वही है, आप पोषक तत्व तो पर्याप्त मात्रा में दीजिए, पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन बनेगा, आरबीसी बनेगा, ब्लड बनेगा, तो वो बीमारी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे जो कई पीढ़ियों से होकर आई है वो धीरे धीरे ही जाएगी। और तब तक आपको इन सब चीजों को मेंटेन करके रखना है। अगर किसी को प्रॉब्लम है सिकलिन की, तो आप ये सब चीज मेंटेन करके रखो। सिकलिन भी दो प्रकार का होता है, एक कौन सा होता है, मेजर, और एक होता है माइनर। मेजर मतलब बड़ा
और माइनर मतलब छोटा। तो जो मेजर है उसमें खून की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो बाहर से आपको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। यही ब्लड कमी, अभी मैं बताया आयरन की कमी है ना, हीमोग्लोबिन कमी, आरबीसी की कमी, तो ब्लड की कमी, तो ज्यादा प्रॉब्लम है अगर सिकलिन की, तो क्या चढ़ाना पड़ेगा, ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। तो उस प्रकार के सिकलिन को मेजर सिकलिन बोलते हैं नॉर्मल टर्म में, है ना। और माइनर सिकलिन मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो उसमें आप आयरन की गोलियां देंगे या नॉर्मली फोलिक एसिड की दवाई दी जाती है, किसकी, फोलिक एसिड की, तो वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी, है ना। लेकिन वो जो फोलिक एसिड की दवाई है, जिसको भी सिकलिन है, माइनर भी है, तब भी उसको जिंदगी भर लेना है, जीवन भर, आजीवन। और जिसको मेजर है उसको तो बहुत प्रॉब्लम है, बार बार खून चढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो वो डिपेंड करता है। तो ये जो जेनेटिक आपकी बीमारी सिकलिन जो आ जाती है, और इसके सॉल्यूशन भी मैं बता दी कि कैसे आप इसको दूर कर सकते हैं। और इनको प्रॉब्लम क्या होती है, वही प्रॉब्लम होगी, इनके अंदर हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं पहुंचा पाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाएगा, खाना नहीं बन पाएगा, ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, तो ये कार्य नहीं कर पाएंगे, तो हाथ पैर में दर्द रहता है। जिनको सिकलिन होती है उनको प्रॉब्लम क्या रहता है, उनके हाथ पैर में अक्सर या हमेशा क्या रहता है, दर्द रहता है। तो उसका इलाज यही है, पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व लीजिए, और वो जो फोलिक एसिड की दवाई है उसको आजीवन, आप डॉक्टर बोल देते हैं खाना है, वो नॉर्मल वे में बोलते हैं डॉक्टर जो बोलते हैं, ना। तो हमको उसको समझना है, उसको सीरियसली लेना है। तो हम लोग नॉर्मल बोला है, कब तक खाएंगे दवाई को, हर दवाई को अलग अलग वे में लेते हैं हम, और ठीक भी है कि सभी दवाई को हमेशा नहीं खाना चाहिए। जैसे दर्द की जो दवाई है तो वो हमेशा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आपकी किडनी लीवर को भी प्रभावित करता है। लेकिन जैसे फोलिक एसिड है तो ये मिनरल है, प्रोटीन है, उसको हम कंटिन्यू ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। छोटी सी दवाई देती है पीले कलर की। तो ये हो गया सिकलिन के बारे में, और आपके एनीमिया या रक्त अल्पता के बारे में। इतना नोट कीजिएगा, उसके बाद आगे बताओ। सर सिकलिन अगर किसी मम्मी पापा को लिखा था तब भी कैसे हो जाता है? तो ये जो डिसीज है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं, है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब माता पिता से बच्चे में आएंगे। अब आपको केवल माता पिता दिखते हैं, है ना, लेकिन माता जरूरी उस पीढ़ी में कहीं पे भी रहे हो। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये पी क्यू माता पिता। पहले नॉर्मल कंडीशन बता देता हूं, अगर किसी एक को भी है माइनर सिकलिन तो बच्चे में होने की पर्याप्त संभावना है, और अगर दोनों को है तो पक्का होगा। और जैसे इसको माइनर है, मान लो माइनर है और इसको नहीं है, तब भी बच्चे को होगा, लेकिन कौन सा होगा, होगा भी तो माइनर होगा। लेकिन मान लो दोनों को माइनर है, मान लो दोनों को माइनर है, तो बच्चे को क्या हो सकता है, मेजर। मैं संभावना बता रहा हूं। जैसे कई संतान होती है, तो इस केस में यदि एक माता में माइनर है और पिता में नहीं है, तो कुछ संतानों में माइनर होगा और कुछ में होगा ही नहीं सिकलिन, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर दोनों में, है ना, दोनों पिता और माता दोनों में अगर माइनर सिकलिन है, तो बच्चे में किसी में मेजर भी हो सकता है, किसी में माइनर भी हो सकता है, लेकिन नहीं होगा ऐसी कंडीशन नहीं आएगी, पक्का होगा अगर दोनों को है सिकलिन तो। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। अगर दोनों को सिकलिन है तो पक्का होना है, भले वो माइनर होगा, मेजर भी हो सकता है, लेकिन नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता। नहीं होगा वो तभी होगा या तो इस कंडीशन में हो सकता है माइनर है एक और एक तो है ही नहीं, तो उस कंडीशन में कुछ संतान को नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन कुछ को हो भी सकता है। ठीक है, इसके बाद आगे जो आप पूछ रहे थे कि आप बोल रहे हैं कि अगर ये माता मदर पिता फादर, ठीक है, अब इन दोनों का नहीं है, इन दोनों का नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, जो जीन होते हैं ना, इसको मैं जब जीन पढ़ाता उसमें जो गुण होते हैं 23 जोड़े जो होते हैं, तो एक डोमिनेटिव होता है और एक क्या होता है, रिसेसिव होता है। डोमिनेटिव अगर वो अपना प्रभाव दिखाए, रिसेसिव मतलब वो अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। तो इनकी पहले वाली पीढ़ी में जो भी मदर है उसके पेरेंट्स में और जो फादर है उसके पेरेंट्स में किसी एक के में रहे होंगे इससे पहले, ध्यान से समझना इसको, ठीक है, किसी एक के में रहे होंगे, मतलब जो भी है ये महिला है तो उसके जो पेरेंट्स हैं और ये जो पिता है उसके पेरेंट्स है। तो मान लो महिला के पेरेंट्स में ये था, क्या था, सिकलिन, डोमिनेटिव था, शो हो रहा था, डोमिनेटिव मतलब शो होना, लेकिन महिला में वो रिसेसिव में है। किसमें है, रिसेसिव में, मतलब महिला में शो नहीं हो रहा है। लेकिन जब उसका बच्चा होगा तो मे भी ये जो वो जीन तो है उसके में रिसेसिव है, वो शो पहले नहीं हो रहा था, अब जब बच्चे में आएगा तो ये रिसेसिव क्या हो जाएगा, डोमिनेटिव। तो उसकी मां में नहीं दिखा लेकिन उसकी नानी में था, उसकी नानी में था, नानी में डोमिनेटिव था, महिला में क्या हो गया, रिसेसिव हो गया, उसका इफेक्ट नहीं शो हो रहा है, वो जो गुण है वो, ठीक है। तो वो अब बच्चे में आके क्या हो गया, डोमिनेटिव हो गया, अब वो इफेक्ट आपको दिखेगा। तो जो जीन होता है ना वो दो तरीके से होते हैं, या तो डोमिनेटिव में होंगे या रिसेसिव में होंगे। रिसेसिव है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर नहीं है। महिलाओं को आनुवांशिक बीमारियों का वाहक कहा जाता है,
मतलब समझे, आनुवांशिक बीमारियों का वाहक, मतलब वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो बीमारियां हैं उनको आगे बढ़ाती है, और खुद को नहीं होगा भले उनको, जैसे इनको केस है ना। तो ये जो महिला थी वो इस जेनेटिक बीमारी की वाहक बनी। क्या बनी? वाहक। इसके खुद में वो रिसेसिव हो गया, नहीं दिखा, लेकिन ये इसको आगे जरूर बढ़ा दी। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो महिलाओं में खुद इफेक्ट नहीं दिखाएंगी, रिसेसिव रहेगी, लेकिन उसकी आने वाली पीढ़ी में वो क्या हो जाएगी? डोमिनेटिव हो जाएगी। तो वो उसके वाहक का कार्य करेगी। उसके में भले नहीं लक्षण दिखा, लेकिन उसके आने वाली पीढ़ी में वो ट्रांसफर कर देगी। ये भी क्वेश्चन आएगा, अभी देखेंगे कि महिलाएं आनुवंशिक बीमारियों की क्या होती है? वाहक होती है। और कुछ? चलिए, तो ये आरबीसी के बारे में बहुत कुछ देख लिए, आरबीसी से रिलेटेड बीमारियां और उसका इलाज भी देख लिए। अब आगे हम बढ़ेंगे, किसमें जाएंगे? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, या इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। कैंसर को ल्यूकोमिया भी बोलते हैं, क्योंकि इससे ये डब्ल्यूबीसी प्रभावित हो जाती है ना। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता इसी पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? डब्ल्यूबीसी। तो इससे पहले मैं आरबीसी में बता नहीं पाया, लेकिन आरबीसी का कलर क्या होगा? लाल होगा। क्यों? क्योंकि उसका फॉर्मेशन किससे हुआ है? आयरन से हुआ है। वो आयरन से बना है, आयरन लोहा लाल कलर का होता है, तो वो आयरन लाल, उससे बना हीमोग्लोबिन लाल, हीमोग्लोबिन से बना आरबीसी लाल, इसलिए ब्लड भी क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। अब ये जो डब्ल्यूबीसी है ये किस कलर का होगा? श्वेत कलर का होगा। कहीं पे देखेंगे डब्ल्यूबीसी श्वेत कलर का? नहीं देखेंगे। कहां पे? हाँ, नहीं, डायग्राम में, एक्चुअल में पूछ रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली नहीं देखें। अगर कहीं पे कुछ, हाँ बोलो, आंख में, अरे सुनो, इधर सुनो, कहीं पे अगर कुछ घाव हो गया शरीर के बाहरी अंग में, त्वचा में, तो वहां पे मवाद बन जाता है। क्या बन जाता है? मवाद। मवाद किस कलर का होता है? सफेद कलर का। वही है डब्ल्यूबीसी। क्या होता है कि वहां पे बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, तो उससे लड़ने के लिए वहां पे कौन आता है? डब्ल्यूबीसी। तो वो वही है। ठीक है, आगे देखिएगा। नहीं सुने थे क्या कभी? मैं थोड़ी गलत बता दिया, मैं ऐसा सुना था, पता नहीं कहां से सुना था। तो ये श्वेत कलर का होता है। अब इसके बारे में देखते हैं, इसका आकार क्या होता है। कलर तो पता चल गया क्या होता है? श्वेत होता है। फिर इसका आकार इर्रेगुलर होता है। इर्रेगुलर मतलब कोई भी शेप का हो सकता है, जरूरी नहीं है, किसी भी शेप का हो सकता है। और इसका काम क्या है? रोगों से लड़ना। आपके अंदर यदि किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया या वायरस आएगा तो उससे लड़ने के लिए डब्ल्यूबीसी आगे आएगा। अब इसमें भी, डब्ल्यूबीसी में भी मिक्सअप होते हैं, बहुत सारी चीजों का मिक्सअप होता है, लेकिन उसमें से कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, काम के होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, क्या? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का नाम सुने? एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो बहुत सिंपल सा काम है इनका। तो ये तीनों, इनका मेन काम रहता है, और भी 2-3 होते हैं। तो मान लो आपके शरीर के अंदर कोई भी वायरस आ गया या कोई भी बैक्टीरिया आ गया, तो सबसे पहले एक्टिव होता है कौन? एंटीबॉडी, है ना। एंटीबॉडी देखता है कि हाँ, हमारे शरीर के अंदर वायरस आ गया या बैक्टीरिया आ गया, तो अब इसको भगाना है, इससे लड़ना है। तो ये सूचना देने का काम करता है किसको? लिम्फोसाइट को बताता है। खुद भी लड़ेगा, लेकिन उसको लगता है अकेले शायद मेरे से ना हो पाए, तो वो किसको सूचना देता है? लिम्फोसाइट को, है ना। तो मेन काम करता है ये लिम्फोसाइट। ये इसका लगभग काम समझ लीजिए सूचना देने का, है ना। ये भी हेल्प करता है, लेकिन मेन काम किसका है? लिम्फोसाइट का। इसका शेप टी के शेप का होता है, इसे इसको टी लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। तो जो भी वायरस या बैक्टीरिया है, वायरस या बैक्टीरिया, तो उससे लड़ेगा कौन? लिम्फोसाइट। और मान लो ये लड़ लिया इससे, मान लो क्या हो गया? लड़ लिया, तो ये वायरस को मार दिया, है ना। अब मार दिया तो समझो डेड बॉडी भी हमारे लिए प्रॉब्लम है सबकी, मतलब आरबीसी की डेड बॉडी हो या डब्ल्यूबीसी की हो या प्लेटलेट्स की डेड बॉडी को हमको कहीं ना कहीं डिस्पोज करना है। तो अभी इसे वायरस मर गया, अब इसकी डेड बॉडी का क्या करें? ये तो शरीर में ही पड़ा रह जाएगा। तो उसके लिए फिर बुलाया जाता है किसको? मोनोसाइट। तो मोनोसाइट क्या करता है? इस डेड बॉडी को खा जाता है, पचा लेता है, डीकम्पोज कर देता है। हमें नॉर्मल तरीके में बता दिया, खा जाता है करके, वो डीकम्पोज कर देता है या उसको पचा देता है।
ठीक है। अब इसको खा जाएगा तो इसका शेप थोड़ा बड़ा हो जाएगा, किसका? मोनोसाइट का। तो ये जो WBC है इसमें सबसे बड़े साइज का क्या होता है? मोनोसाइट। कारण बता दिए क्यों होता है। तो तीन चीजें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है WBC में, एंटीबॉडी जो सबसे पहले वायरस या बैक्टीरिया के बारे में सूचना प्राप्त करता है, उसके बाद ये सूचना किसको देता है? लिम्फोसाइट को। फिर दोनों मिलकर इसको वायरस को खत्म करते हैं। फिर इसके डेड बॉडी को खत्म करने का काम कौन करता है? मोनोसाइट करता है। ठीक है, इतना नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जो बचेगा उसको बाद में नोट कर लेना। अब यहां पे देखिएगा, लिम्फोसाइट का मेन काम है वायरस या बैक्टीरिया को मारने का। अब जब HIV का वायरस इसके अंतर्गत आता है, किसी बॉडी के अंदर आएगा HIV, तो ये HIV का जो वायरस है वो सबसे पहले लिम्फोसाइट को ही मार देता है। जो खत्म करने वाला है उसी को खत्म कर दिया। कौन? HIV का वायरस। इसलिए वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। HIV का वायरस अलग से कोई बीमारी पैदा नहीं करता। क्या नहीं करता? अलग से बीमारी पैदा नहीं करता। वो लिम्फोसाइट को ही मार देता है जो बीमारियों से बचाता है। अब जो रोगों से आपकी रक्षा करता था वही गया। तो अब मान लो आपको सर्दी भी होगा, बुखार भी होगा, तो सर्दी या बुखार से लड़ने के लिए भी आपके पास क्या नहीं है? लिम्फोसाइट। तो जिसको HIV होता है वो HIV से नहीं मरता, वो सर्दी बुखार से मर जाता है। सॉरी। तो HIV में यही होता है। HIV क्या करता है? लिम्फोसाइट को ही मार देता है। तो HIV इसीलिए सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो जो हमारी रोगों से रक्षा करता है उसी को खत्म करता है। अब लिम्फोसाइट ही खत्म हो गया तो HIV जिसको हुआ ना वो HIV से नहीं मरता, वो सर्दी खांसी से ही मर जाता है। अब उसको सर्दी या खांसी जो भी वायरस आएगा उसके अंदर में, तो उससे लड़ने के लिए क्या नहीं है? लिम्फोसाइट ही नहीं है, इसलिए वो बहुत ज्यादा खतरनाक है HIV। अब आगे देखते हैं इसमें, आप बाद में नोट कर लीजिएगा कि दो चीजें इसमें केंद्रक पाया जाता है कि नहीं, है ना। केंद्रक अगर पाया जाएगा तो हम किसके बारे में जानकारी दे सकते हैं? DNA या RNA के बारे में, है ना। और एक लाइसोसोम। लाइसोसोम अगर होगा तो वो उसकी बॉडी को क्या कर देगा? डिकम्पोज कर देगा। किसकी? WBC। तो WBC जो है, ये WBC की कोशिका, इसमें लाइसोसोम भी पाया जाता है और केंद्रक भी पाया जाता है। तो केंद्रक पाया जाएगा तो इसके अंदर हम किसकी जानकारी ले सकते हैं? DNA और RNA की। और अगर लाइसोसोम है तो डेड बॉडी को कोई टेंशन नहीं है। ये WBC कितने दिन बाद खत्म हो जाएगा? 4 दिन बाद। तो केवल 4 दिन के लिए रहता है। तो 4 दिन बाद डेड बॉडी बन गया, ये मर गया, तो उसको कौन पहचान लेगा? लाइसोसोम। DNA RNA है तो केंद्रक है तो DNA RNA का पता लगाया जा सकता है। तो ये किसके बारे में हो गया? WBC। रोग प्रतिरोधक क्षमता इसी पे डिपेंड करती है। संख्या कितनी होती है इसकी? 10,000। अब मान लो आपके शरीर में WBC 10,000 से कम है तो क्या होगा? आप बार बार बीमार पड़ोगे। WBC नहीं है, कम है आपके शरीर में, तो आप बार बार क्या पड़ोगे? बीमार पड़ोगे, है ना। RBC कम है तो आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, एनर्जी फील नहीं होगी, सोचते आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा। और अगर WBC नहीं है तो आप बार बार क्या पड़ोगे? बीमार पड़ोगे। तो जाके चेक कराइए अगर जिसको दिक्कत है ना। और फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता को अपनी बढ़ाइए। तो उसके भी कई तरीके होते हैं, जैसे सन का लाइट लेना चाहिए, है ना। विटामिन D रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है ना। तो WBC को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो सुबह की जो धूप है उसमें क्या मिल जाता है आपको? विटामिन D। विटामिन D कैसे मिलता है? आपकी स्किन में फॉर्मेशन होता है, शरीर की चमड़ी में, है ना। किसका फॉर्मेशन होता है? विटामिन D का। कौन सी किरण से होता है? पराबैंगनी किरण, अल्ट्रा वायलेट रेज। कपड़ा पहन के जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, है ना। तो डॉक्टर सलाह भी देते हैं अगर धूप में घूमना है, वो भी 12 बजे की धूप नहीं, सुबह वाली धूप में, तो कम कपड़े पहन के जाओ और टहलो उसमें। तब स्किन में आपकी किसका फॉर्मेशन होगा? विटामिन D का। तो वो किसको बढ़ाएगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों से लड़ने की क्षमता। तो ये WBC 10,000 से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये कम है 10,000 से, लिमिट से, तो आप बार बार क्या पड़ेंगे? बीमार, थोड़े समय सर्दी खांसी या बुखार, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और WBC के बाद फिर आगे देखेंगे कौन सा बच गया? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? क्या बताया था मैं? बिम्बाणु। मेरे को समय कम है तो आप लोग आज लिखिएगा, वीडियो देख के मैं अपलोड कर दूंगा रात को, जल्दी जाना है। तो प्लेटलेट्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बिम्बाणु। और क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स, साइंटिफिक में। इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? 2 लाख। 20 लाख कहां बोला था? 2 लाख। 2 लाख ही बोला था ना। जीवन काल 7 दिन,
पहले ये देख लेते हैं लाइसोसोम और केंद्रक पाया जाता है कि नहीं। तो इसमें लाइसोसोम तो पाया जाता है, मतलब पचाने का कोई दिक्कत नहीं है ना। ये जैसे ही 7 दिन बाद मरेगा तो खुद ये अपने आप बॉडी को है ना, डेड बॉडी को क्या कर लेगा, पचा लेगा। तो लाइसोसोम पाया जाता है, लेकिन नहीं पाया जाता क्या, केंद्रक। और केंद्रक नहीं पाया जाता मतलब आप प्लेटलेट्स के किसी जानकारी नहीं ले सकते, डीएनए आरएनए। अच्छा एक चीज और अच्छा हुआ यहाँ पे याद आ गया, बता देता हूं। देखिए ये सारे जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारे किसमें घूम रहे हैं, ये आपका ब्लड है ना, मैं बना दिया। ये ब्लड है तो ब्लड में कहीं पे आरबीसी है, कहीं पे डब्ल्यूबीसी है और कहीं पे क्या है, प्लेटलेट्स है। अब देखिए 120 दिन बाद क्या खत्म हो गया, आरबीसी। आरबीसी कहां जाके स्टोर हो जाएगी उसकी डेड बॉडी, स्प्लीहा, स्प्लीन, प्लीहा या पिल्ली, ठीक है। डब्ल्यूबीसी में तो लाइसोसोम पाया जाता है, तो ये खुद पचा लिया, और प्लेटलेट्स में भी पाया जाता है तो ये भी खुद पचा लिया, तो तीनों की बॉडी गई। अब ये जो बचा हुआ हिस्सा है वो किसका है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का क्या होता है, तो प्लाज्मा कभी नहीं मरता है ना, वो लिक्विड फॉर्म में रहता ही है और वो कभी डेड नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की कमी हुई, ये प्लाज्मा वैसा का वैसा रहेगा है ना, वो खराब नहीं होगा कभी। तो अब बोन मैरो क्या करेगा, बोन मैरो में क्या बनेगा, आरबीसी बनेगा। बोन मैरो समझ गए ना, हड्डियों के बीच अस्थि मज्जा, उसमें आरबीसी बनाया जाएगा, डब्ल्यूबीसी बनाया जाएगा, प्लेटलेट्स बनाया जाएगा और उसमें फिर से क्या कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा। ये प्लाज्मा कहीं नहीं जाएगा, प्लाज्मा आपके शरीर में रहेगा भी। एक थेरेपी सुने होंगे, जब अभी कोरोना वायरस आया था तो उसके इलाज की एक थेरेपी प्लाज्मा थेरेपी। तो उस प्लाज्मा थेरेपी में क्या करते हैं कि जो व्यक्ति ठीक हो गया उसके शरीर से क्या निकालते हैं, प्लाज्मा, और जो रोगी व्यक्ति है उसके में डाल देते हैं। तो प्लाज्मा नहीं मरता है, केवल क्या मरेगा, आरबीसी मरेगा, डब्ल्यूबीसी मरेगा और क्या मरेगा, प्लेटलेट्स मरेगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेटलेट्स के बारे में हम देख रहे थे, तो प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, ये तो बताया मैं 2 लाख। ये प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो प्रभावित होती है एक बीमारी में जिसको क्या बोलते हैं, डेंगू। और प्लेटलेट्स आपके एक्टिवनेस को प्रभावित करता है, आप कितने सक्रिय हैं। देखो आरबीसी अगर कम है तो आपको कुछ करने की इच्छा ही नहीं होगी, है ना, जैसे कि सुस्ती फील होगी, है ना, कुछ करने का मन नहीं करेगा, किसी में भी आपका मन नहीं लगेगा, ना पढ़ने का, लिखने का, ना खाने का, पीने का, अगर आरबीसी कम है तो। लेकिन आरबीसी ठीक ठाक है, प्लेटलेट्स कम है, तो आरबीसी ठीक है, मान लो आपको पढ़ने का मन कर रहा, आप पढ़ने बैठ गए, लेकिन अगर आपके अंदर क्या कम है, प्लेटलेट कम है, तो आप उसको ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, है ना। मान लो आप 3-4 घंटा पढ़ने करके बैठे हैं, लेकिन 1-8 घंटा पढ़े फिर आप क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे। तो ये आपकी एक्टिवनेस को प्रभावित करता है। अगर प्लेटलेट्स की संख्या कम है तो आप एक्टिव नहीं रहेंगे, आपके अंदर ऊर्जा नहीं रहेगी, आप लंबे समय तक, स्टेमिना बोल सकते हैं इसको, क्या स्टेमिना नहीं रहेगा आपके अंदर। जैसे कई लोग रहते हैं दिन भर खेलते कूदते रहते हैं, है ना, या और कोई भी एक्टिविटी करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कुछ काम किए उसके बाद क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो उनके अंदर किसकी कमी होगी, प्लेटलेट्स की कमी होगी। और ये प्रभावित करता है इसको कौन, डेंगू। तो ये जो डेंगू में क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स 2 लाख है वो गिर जाता है 20,000, 30,000 यहां तक गिर जाता है इसकी मात्रा। तो उससे आदमी बहुत ही ज्यादा निष्क्रिय हो जाता है, उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती, हाथ पांव उठाने की भी उसके अंदर ताकत नहीं रहती, और ये और ज्यादा डाउन हो जाता है। ये 20,000 भी बहुत कम है ना। तो इसी के कारण इसमें मृत्यु होती है। डेंगू कभी आप देखे होंगे न्यूज चैनल में फैलता है तो उसमें ये चीज को डिटेल में बताता है कि डेंगू में किसकी मात्रा कम हो जाती है, प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है। तो 50,000 से कम हो तो फिर बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो इसको बढ़ाने के बहुत सारे तरीके रहते हैं, वो तो क्या डॉक्टर बताएगा, ठीक है। तो ये हो गया इतना किसके बारे में, आपके प्लेटलेट्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में नोट कर लीजिएगा। साउथ की मूवी है, एक्टर शायद सूर्या है, तो वो चाइना टाउन ऐसा कुछ नाम है उसका मूवी का। तो उसमें क्या दिखाया गया है कि जो वो जैसे भी स्टोरी बनाया है, लेकिन उसमें जो जिस साइंस फिक्शन का उपयोग किया है वो सही किया है। सुनिएगा उसमें क्या होता है, उसमें थ्योरी के हिसाब से जो बुद्ध है ना, उनके एक शिष्य जो भारत में पैदा हुए, साउथ इंडिया में, और वो बहुत सारा ज्ञान अर्जित किए, बौद्धिक भी और जो मार्शल आर्ट से रिलेटेड जो ज्ञान है, और वो सब लेके आयुर्वेदिक सारे टाइप का ज्ञान लेके वो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ गए, चाइना गए। अब चाइना गए तो वहां के लोगों ने उन्हें रोक लिया, वहीं, है ना, वहां के लोगों ने उन्हें रोक लिया और वहीं रख लिया। तो उनके बाद उनकी वहां मूर्तियां बनाई गई और बहुत सारी चीजें की गई। और उसके बाद चाइना में फिर ये सोच किया गया कि जो गुण
इनके जीन में था, उन्होंने देखा उनकी हड्डियां वहां सुरक्षित रखे थे, तो जो गुण इनकी हड्डी में है ना, जो जीन है इनके में, अगर उसका हम फॉर्मेशन कर लें, मैं बताया ना कि जो जीन होता है 23 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं, उसमें सारे गुण होते हैं आपकी पीढ़ियों से पीढ़ी से जो चलते आ रहे हैं, बस कुछ होते हैं डोमिनेटिव और कुछ होते हैं क्या, रिसेसिव। तो वो ये टेक्निक पे शोध कर रहे थे कि जो गुण रिसेसिव फॉर्म में है, अगर इनका जीन मिल जाए किसी में, तो जो गुण इनका रिसेसिव हो गया है, जो उस बुद्ध के शिष्य में था, अगर हम उसको डोमिनेटिव कर लें तो हम उतने शक्तिशाली बन सकते हैं। और उसी पे शोध करते हुए जो चाइना के कुछ लोग थे, वो कहाँ है, इंडिया है, और जो हीरो था एक्चुअली में वो क्या था कि जो वो बुद्ध थे उनका वंशज था, तो उसके अंदर में वो गुण था, बस वो डोमिनेटिव ना होके क्या था, रिसेसिव। तो उन्होंने वही प्रयास किया कि उसकी डोमिनेटिव गुण को क्या बना दिया, सॉरी रिसेसिव को क्या कर दिया जाए, डोमिनेटिव, और उसी रिसेसिव को अगर डोमिनेटिव कर दिया जाएगा तो वो सारे पावर्स उसके में आ जाएंगे जो उसके पूर्वज में थे। तो आपके अंदर वो सारे गुण हैं जो आपके पूर्वजों के अंदर थे, लेकिन अगर वो परिलक्षित नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब वो किस फॉर्म में है, रिसेसिव फॉर्म में है ना। लेकिन अगर आप किसी तरीके से उसको डोमिनेटिव कर लें तो वो सारे गुण आपके अंदर आ जाएंगे।